उनमें शक्ति है, साहस। बेताल पच्चीसी या विक्रम और बेताल केवल भूतों और राजाओं की कहानी का संग्रह नहीं है, बल्कि ये भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी, हमारे एथिक्स और साइकोलॉजी की एक बहुत ही गहरी परत समेटे हुए है। हर कहानी के अंत में बेताल राजा विक्रम से एक कठिन प्रश्न पूछता है। ये क्वेश्चंस जो हैं ब्लैक एंड वाइट नहीं होते हैं, बल्कि ग्रे एरिया यानी कि एथिकल डिलेमा के क्वेश्चंस होते हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का चुनाव हमेशा क्लियर नहीं होता। अक्सर दो सही वैल्यूज के बीच में टसल या संघर्ष होता है, जैसे हमारी ड्यूटी वर्सेस हमारा प्रेम। राजा विक्रम का न्याय करना ये दर्शाता है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति को अपनी भावनाओं को त्याग कर तर्क और धर्म के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। बेताल की शर्त होती है, अगर तू बोला मैं उड़ जाऊंगा, और अगर जानते हुए भी नहीं बोला तो तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे। यह कर्म की अनिवार्यता को दर्शाता है। बेताल राजा को शून्य में नहीं रहने देता, वह उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। यह इस विचार पर जोर देता है कि ज्ञान या नॉलेज जब तक बेकार है जब तक उसे न्याय या कर्म में ना बदला जाए। राजा विक्रम एक महान शासक थे, लेकिन बेताल उन्हें बार बार नीचा दिखाता है, उन्हें थकाता है और उनके धैर्य या पेशेंस की एक एग्जाम लेता है। राजा का बार बार पेड़ के पास वापस जाना उनकी दृढ़ता यानी प्रिजर्वेरेंस और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। बेताल यहाँ माया या अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसे साधने के लिए साधक यानी विक्रम को बार बार कोशिश करनी पड़ती है। शमशान की पृष्ठभूमि और कंधे पर मुर्दा बेताल लेकर चलना भी प्रतीकात्मक है, यानी ये एक शो कर रहा है। शमशान वैराग्य का प्रतीक है। बेताल की कहानियां वास्तव में डिस्ट्रैक्शंस हैं, विक्षेप हैं। राजा का उन कहानियों को सुनना, लेकिन अपने लक्ष्य यानी कि योगी को बेताल का सौंपना को न भूलना, ये सिखाता है कि संसार के शोर के बीच भी अपनी आत्मा के लक्ष्य के प्रति कैसे सजग रहा जाए। कहानियों में अक्सर प्रेम, बलिदान, वीरता और धोखे के विषय होते हैं। ये कहानियाँ उस समय के सामाजिक ताने बाने को चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए, सबसे बड़ा त्यागी कौन जैसे प्रश्न हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि बलिदान केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। इसका अंतिम दर्शन यह है कि ज्ञान जिम्मेदारी लेकर आता है। यदि आप सत्य को जानते हैं और चुप रहते हैं तो वह मानसिक मृत्यु के समान है। साथ ही यह भी सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन शक्तियों जैसे बेताल के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता है जो डरावनी या नेगेटिव लगती हैं। बेताल पच्चीसी के दर्शन को और गहराई से समझने के लिए हमें इसके प्रतीकों या सिंबल्स और मनोविज्ञान दृष्टिकोण को देखना होगा। यह केवल राजा और प्रेत का संवाद नहीं, बल्कि यह जीवात्मा यानी राजा और सत्य स्मृति या बेताल के बीच का संघर्ष है। बेताल कोई सामान्य भूत नहीं है, वह चेतना कॉन्शियसनेस का वह हिस्सा है जो हमें चैन से बैठने नहीं देता। बेताल जो कहानियां सुनाता है वे जीवन की कड़वी सच्चाइयां हैं। वह राजा को उन स्थितियों में डालता है जहां कानून और हमारे इमोशंस आपस में टकराते हैं। यह हमें सिखाता है कि सत्य अक्सर सुविधाजनक नहीं होता, बहुत ईजी नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करना आसान है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग करके न्याय करना सबसे कठिन तपस्या है। राजा विक्रम का बार बार बेताल को कंधे पर उठाना साधना का प्रतीक है। आध्यात्मिक मार्ग हो या जीवन का लक्ष्य है, रास्ते में बेताल रूपी बाधाएं और मानसिक विक्षेप यानी कि डिस्ट्रैक्शंस आएंगे ही। बेताल हर बार उड़कर पेड़ पर वापस चला जाता है। ये दर्शाता है कि हमारे पुराने संस्कार और आदतें, हैबिट्स इतनी जल्दी नहीं छूटती, हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है। यह अभ्यास और वैराग्य का दार्शनिक सिद्धांत है। बेताल की शर्त है कि राजा बोलेगा तो वो भाग जाएगा, लेकिन राजा का बोलना मजबूरी है क्योंकि वह ज्ञानी है। भारतीय दर्शन में माना गया है कि जानने वाले की जिम्मेदारी बोलने की होती है। यदि आप अन्याय या भ्रम को देख रहे हैं, आपके पास उसका समाधान है, तो चुप रहना पाप है। राजा का बोलना उसके अहंकार की हार नहीं बल्कि उसके ड्यूटी की जीत है। वह जानता है कि बोलने से बेताल हाथ से निकल जाएगा, फिर भी वह न्याय को प्राथमिकता देता है।
बेताल की कहानियों के अंत अक्सर चौंकाने वाले होते हैं, जैसे इसका पुण्य बड़ा या पिता पुत्री के रिश्तों का उलझाव। यह रिलेटिविटी का सिद्धांत है। संसार में कुछ भी पूर्णतः यानी एब्सोल्यूट सही या गलत नहीं होता। सब कुछ कंटेक्स्ट पर निर्भर करता है। यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग को शार्पन करता है। यह दिखाता है कि एक नेता या एक मनुष्य के तौर पर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। कहानी के एंड में पता चलता है कि जिस योगी शांतिशील ने विक्रम को भेजा था वह खुद ढोंगी था और राजा की बलि देना चाहता था। ये सबसे गहरा मोड़ है। यह हमें सिखाता है कि अंधविश्वास और गुरु भक्ति में अंतर होना चाहिए। बेताल जो डरावना लग रहा था, एंड में राजा का मित्र और मार्गदर्शक निकलता है, जबकि योगी जो पवित्र लग रहा था शत्रु निकलता है। ये दर्शन देता है कि दिखावे पर ना जाएं, अनुभव और तर्क पर भरोसा करें। वह अंतिम पहेली 25वीं कहानी सबसे अद्भुत है, क्योंकि वहीं जाकर राजा विक्रम का अहंकार पूरी तरह टूटता है और असली बोध यानी एनलाइटमेंट शुरू होता है। कहानी वो लास्ट कहानी क्या थी? कहानी एक जटिल पारिवारिक रिश्ते के बारे में थी। एक राजा और उसका राजकुमार जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक माँ और बेटी के पैरों के निशान मिलते हैं। राजा और राजकुमार तय करते हैं कि राजा बड़ी उम्र की महिला यानी कि माँ से विवाह करेगा और राजकुमार छोटी उम्र की लड़की यानी बेटी से विवाह करेगा। लेकिन अनजाने में उल्टा हो जाता है। राजा का विवाह बेटी से हो जाता है और राजकुमार का विवाह माँ से। बेताल इस पे सवाल पूछता है, अब इन दोनों जोड़ों से जो बच्चे पैदा होंगे उनका आपस में क्या रिश्ता होगा? आपको याद आया इंडियाज गॉट टैलेंट का वो क्वेश्चन? राजा विक्रम इस सवाल को सुनकर मौन या साइलेंट हो जाते हैं। उनके पास इसका कोई तार्किक जवाब नहीं था। इस मौन के पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। विक्रम अब तक अपनी बुद्धिमानी और तर्क से हर गुत्थी सुलझा रहे थे, लेकिन यह पहेली दिखाती है कि जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां तर्क फेल हो जाता है। यह वह क्षण है जब इंसान समझता है कि वह सब कुछ नहीं जान सकता। यह समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। जैसे ही राजा चुप हुए, बेताल हंसा और बोला, हे राजन, तुम अब तक अपनी बुद्धि के जाल में फंसे थे, लेकिन अब तुम शांत हो। बेताल का उड़ना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जब मन यानी राजा के पास कोई जवाब या विचार नहीं बचता तो वह शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। बेताल यानी विक्षेप तभी तक था जब तक तर्क चल रहा था। वहीं बेताल ने राजा को असली सच्चाई बताई। जिस योगी शांतिशील ने तुम्हें यहाँ भेजा है वह तुम्हें मारकर तुम्हारी बलि देना चाहता है। जब तक राजा अपनी बुद्धि के घमंड में था वे असली खतरे यानी कि योगी की साजिश को नहीं देख पा रहे थे, और जैसे ही वे मौन हुए उन्हें सत्य का दर्शन हुआ। अंतिम कहानी हमें सिखाती है कि न्याय से ऊपर सत्य है। राजा का चुप होना हार नहीं थी, बल्कि यह स्वीकार करना था कि सृष्टि के कुछ नियम जैसे वह उलझा हुआ रिश्ता मानवीय बुद्धि से परे हैं। दूसरा ये सिखाता है अवेयरनेस। बेताल ने राजा को वह शक्ति यानी वरदान दिया जिससे उन्होंने दुष्ट योगी का वध किया। यह दर्शाता है कि चेतना यानी कि बेताल अगर सिद्ध हो जाए तो वह आपकी रक्षक बन जाती है। अंत में निष्कर्ष, पूरी यात्रा का सार यह है, चुप रहना हार नहीं, बल्कि कभी कभी सत्य को अनुभव करने का एकमात्र तरीका है। राजा विक्रम और बेताल की इस यात्रा का अंत किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा है, लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कहानियां बहुत अधिक है। जब राजा विक्रम उस 25वीं पहेली पर मौन हो गए तो बेताल ने खुश होकर उन्हें वह परम सत्य बताया जिसे राजा अपनी वीरता के अहंकार में नहीं देख पा रहे थे। बेताल ने राजा से कहा, राजन, जिस योगी शांतिशील ने तुम्हें यहाँ भेजा है वह तुम्हें मारकर तुम्हारी बलि देना चाहता है ताकि वह सिद्धियां प्राप्त कर सके। जब तक तुम उसे यह मुर्दा यानी कि मैं नहीं सौंपोगे तो वह तुमसे कहेगा कि हे राजन, इसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। उस समय सावधान रहना। यहाँ बेताल अंतरात्मा की आवाज बन जाता है। जीवन में अक्सर हम दूसरों के लक्ष्यों जैसे योगी का स्वार्थ को अपना लक्ष्य समझकर
मेहनत करते रहते हैं। बेताल हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत से पहले यह देख लेना चाहिए कि हमारा मास्टर या हमारा उद्देश्य सही है या नहीं। जब राजा मुर्दा लेकर योगी के पास पहुंचे तो योगी ने वह किया जो बेताल ने बताया था। उसने राजा से कहा कि वे जमीन पर लेटकर प्रणाम करें। राजा विक्रम समझ गए कि जैसे ही वे झुकेंगे योगी उनकी गर्दन काट देगा। विक्रम ने चतुराई दिखाई और कहा, महाराज मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं किया। आप सिद्ध पुरुष हैं, पहले आप करके दिखाएं यह कैसे किया जाता है। जैसे ही वह पाखंडी योगी जमीन पर लेटा, राजा ने तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। यहाँ अहिंसा की जगह धर्म की रक्षा हेतु हिंसा का सिद्धांत है। यदि कोई अधर्मी आपको नष्ट करना चाहता है तो वहाँ विनम्रता कमजोरी है। बुद्धि और शक्ति का सही समय पर प्रयोग ही असली वीरता है। बेताल पच्चीसी के इस दर्शन को हम 3 बड़े मैनेजमेंट लेसन्स में देखते हैं। पहला, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि संदेह करना। हर मीठी बात बोलने वाला व्यक्ति योगी की तरह आपका शुभचिंतक नहीं होता। डेटा और तथ्यों यानी कि जैसे बेताल की कहानियों का विश्लेषण करना जरूरी है। दूसरा, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। राजा विक्रम ने 24 कहानियां धैर्य से सुनी। एक अच्छा लीडर वही है जो पहले पूरी समस्या सुनता है और फिर निर्णय लेता है। तीसरा, नोइंग व्हेन टू स्टॉप यानी कि कहाँ पर रुकना है। 25वीं कहानी में राजा का मौन होना यह सिखाता है कि हर बहस जितना जरूरी नहीं है। कभी कभी हार मान लेना या चुप हो जाना ही आपकी बड़ी तस्वीर यानी कि बिग पिक्चर दिखाता है। और अंतिम सार, और बेताल पच्चीसी हमें बताती है कि ज्ञान बोझ है अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो। राजा विक्रम शुरू में बेताल को एक टास्क समझ रहे थे, लेकिन अंत तक आते आते बेताल उनका गुरु बन गया। यह एक अंधेरे से प्रकाश की यात्रा है, जहां एक डरावना भूत आपको जीवन का सबसे बड़ा सच दिखा देता है। आज के दौर में भी हमारे कंधों पर एक आधुनिक बेताल बैठा है। अगर हम गहराई से सोचें तो यह प्राचीन कहानी हमारे आज के मानसिक और सामाजिक संघर्ष का ही एक मेटाफर है। आज के समय में बेताल वह विचारों का शोर है जो हमें रात को सोने नहीं देता। बेताल की कहानियों की तरह हमारा मन भी पुरानी यादों, भविष्य की चिंताओं और क्या सही था, क्या गलत है के चक्रव्यूह में उलझा रहता है। राजा विक्रम की तरह हमें इन विचारों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें सुनना है और सही निर्णय लेकर शांत करना है। जब तक हम अपने जीवन की गुत्थियों यानी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करेंगे, वे बेताल बनकर हमारे कंधों पर सवार रहेंगी। आज बेताल हमारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की तरह है, जो हर वक्त हमें एक नई कहानी सुना रहा है। बेताल का बार बार पेड़ पर जाना और विक्रम का वापस आना यह दिखाता है कि कैसे हम एक सूचना से दूसरी सूचना पर भटकते रहते हैं। इस शोर के बीच राजा विक्रम की तरह फोकस बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। राजा का लक्ष्य स्पष्ट था, मुर्दे को योगी तक पहुंचाना। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम कहानियों यानी डिस्ट्रैक्शंस में खो गए हैं या अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं? योगी शांतिशील आज के उन फेक गुरुओं या व्यवस्थाओं का प्रतीक है जो शांति और लाभ का वादा तो करते हैं, लेकिन असल में हमारे इस्तेमाल यानी एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं। बेताल जो कड़वा सच बोलता है हमें बुरा लगता है, और योगी जो मीठा बोलता है हमें महान लगता है। यह दर्शन हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। सच अक्सर डरावना या कड़वा बेताल जैसा हो सकता है, जबकि झूठ बहुत आकर्षक यानी योगी जैसा दिख सकता है। असली बुद्धिमानी दिखावे और सच्चाई के बीच का फर्क समझना है। अंतिम विचार यह है कि हम सबके जीवन में एक ऐसी पहेली होती है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता, जैसे वो 25वीं कहानी। जब तक हम उस पहेली को सुलझाने की जिद छोड़कर मौन होते हैं और वर्तमान में अपनी स्थिति को देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि असली दुश्मन योगी कौन है और असली मित्र यानी बेताल कौन। बेताल पच्चीसी हमें विटनेस यानी साक्षी बनाना सिखाती है। जीवन की कहानियों को सुनो, न्याय करो, लेकिन उनमें इस कदर मत उलझो कि अपने जीवन की बलि दे बैठो। धन्यवाद। आपको ये कहानी का सारांश, ये निष्कर्ष कैसा लगा? और इस तरीके से भी आप इन कहानियों को समझ सकते हैं। इनका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके आगे आया। आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद चीज़ों को जानने के लिए।